आज की क्लास हम लोग आगे की तरफ लेके चलेंगे। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स और फिर हार्ट और उसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग सबसे पहले लेके स्टार्ट करेंगे वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे? डब्ल्यूबीसी से। अब डब्ल्यूबीसी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जो है ब्लड का। और अगर इसके नाम पे जाएं तो इसका नाम आता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स कह लीजिए या वाइट ब्लड कार्पसेल्स कह लीजिए, एक ही स्टेटमेंट है, दोनों के बारे में एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। वाइट ब्लड सेल कहिए या वाइट ब्लड कार्पसेल। एक और इसका नाम आता है जो हम सुनते हैं ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट कहते हैं या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जब हम बात करेंगे आरबीसी की, तो आरबीसी के बारे में हमें मालूम था कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से उसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और फिर ऐसा दिमाग में आता है कि इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है? तो इसमें कोई भी कलर्ड पिगमेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसी जो है ये कलरलेस होती है, कोई भी इसमें व्हाइट कलर का ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। आरबीसी के कंपैरिजन में, ध्यान से सुनना, ये कलरलेस होती हैं, लेकिन आरबीसी के कंपैरिजन में इन्हें व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाइट पे नाम पे मत जाना कि इसमें कोई पिगमेंट है। तो दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, और कलरलेस होती हैं, सो दे आर टर्म्ड एज व्हाइट इन कंपैरिजन टू आरबीसी। So termed as white in comparison to RBC। ठीक है, व्हाइट क्यों कहा जाता है? आरबीसी के कंपैरिजन में। लेकिन जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके और आरबीसी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। केवल कलर को लेकर डिफरेंसेस नहीं है, इनके स्ट्रक्चर को लेकर, इनके फंक्शन को लेकर। अब वो डिफरेंसेस इनके नंबर में भी दिखता है, इनके फंक्शन में भी दिखता है। तो यहाँ पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये बेसिकली स्फेरिकल और इरेगुलर सेल सरफेस वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, तो दे आर spherical cells with irregular surface। ठीक है, स्फेरिकल सेल्स हैं जिनकी इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस से मतलब समझो कि वैसे तो ये गोल होती हैं, लेकिन इनकी सरफेस कैसी है? एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होती। और स्मूथ सरफेस इसलिए नहीं होती क्योंकि इनकी सरफेस पर सूडोपोडियाज पाए जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें मिलते हैं, सूडोपोडिया मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरफेस क्या हो जाती है? इरेगुलर। तो इरेगुलर क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया ऑन सरफेस, जिसकी वजह से इनकी सरफेस कैसी होती है? इरेगुलर। फिर इनमें एक और डिफरेंस आता है भाई, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। हमने मैच्योर आरबीसी में पढ़ा था, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन जब हम डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस भी कैसा है भाई? इनका न्यूक्लियस हमें मल्टी लोब्ड मिल सकता है। हालांकि अलग अलग आरबीसी में अलग अलग तरह का न्यूक्लियस दिखता है, इनमें मल्टी लोब न्यूक्लियस पाया जा सकता है। तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बाकी हम डिफरेंसेस जब देखेंगे तो डिटेलिंग अलग अलग डब्ल्यूबीसीज की देखेंगे। अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं। साइज की बात करें तो साइज भी डब्ल्यूबीसीज का वेरी करता है, अलग अलग तरह की डब्ल्यूबीसी 7 μm से लेके 20 μm तक इसका साइज पाया जा सकता है। कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनका साइज 7 μm, कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनका साइज 20 μm मिलता है, तो वेरी करता है। इनके लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन से पहले फॉर्मेशन सुन लेते हैं। इनका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। और बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है
और बोन मैरो के कौन से पार्ट में अगर हम बात करें तो येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो में इनका मेनली हमें फॉर्मेशन मिलता है। तो फॉर्मेशन बोन मैरो में, फिर मैच्योरेशन सम ऑफ द सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं जो बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं। तो जो बोन मैरो में मैच्योर होती हैं, और ये जो है डिफरेंस बेसिकली लिम्फोसाइट्स के केस में पाया जाता है। जो बोन मैरो में मैच्योर होती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं, जो थाइमस में मैच्योर होती हैं वो टी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि लिम्फोसाइट्स को लेकर इनके मैच्योरेशन में डिफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन इनका 7 to 10 डेज का पाया जाता है। वहां भी वेरिएशन है, कुछ ऐसी WBCs हैं जो 7 डेज का ही लाइफ स्पैन है, कुछ ऐसी हैं जो एक्सटेंड करके 10 डेज तक हो सकती हैं। तो 7 to 10 डेज का लाइफ स्पैन फिक्स नहीं मिलेगा, फिक्स लाइफ स्पैन इनका नहीं मिलेगा। 7 to 10 डेज हमने RBC का पढ़ा था 120 डेज के लगभग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनके अमाउंट की, अमाउंट कितना इनका काउंट है, WBC काउंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट कितना होता है उसको काउंट बोलते हैं, RBC काउंट या WBC काउंट। सो इनका हमें जो WBC काउंट मिलता है वो मिलता है लगभग 6000 से लेके 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 6000 से लेके 10,000 पर मिलीमीटर। अलग अलग बुक्स में देखेंगे ना अलग अलग हमें मिलेगा, लेकिन हम एक एवरेज मानते हैं। कहीं किसी बुक्स में हमें 8000 से 11,000 मिलेगा, किसी बुक में हमें 6000 से 8000 मिलेगा, लेकिन हम एक जो एवरेज हम ये मानते हैं वो हम मानते हैं कि 6000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब, और एवरेज आ जाता है लगभग 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये हम एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, एवरेज जो मानते हैं वो 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। जहां हमने आरबीसी का कंपैरिजन देखा है, वो आरबीसी का कंपैरिजन हमें मिलता है कितना, 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और वहां जब हम WBC का काउंट निकालते हैं तो एक हमें एक यूनिफॉर्म रेशियो मिलता है आरबीसी और WBC के नंबर के डिफरेंस का। यूनिफॉर्म रेशियो है ये, रेशियो याद रखना। काउंट वेरी करता है लेकिन ये रेशियो वेरी नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं RBC टू WBC रेशियो, RBC टू WBC रेशियो। और वो रेशियो मिलता है 600:1। ठीक है, क्या रेशियो मिलता है, 600:1। यानी आरबीसी का जो एवरेज नंबर है वो WBC से लगभग 600 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, 600 टाइम्स ज्यादा है। ये रेशियो को याद रखना, ये रेशियो कई बार पूछा जाता है। और आरबीसी का ज्यादा है, कई बार ऐसा देगा 1:600 या 1:100, 100:1, यही रेशियो के फॉर्म में आता है। तो 600:1 का रेशियो हमें मिलता है आरबीसी टू WBC, इनके नंबर के डिफरेंस का। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, WBC के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर इनके नंबर को लेकर जो हमने बताया कि 6000 से 10,000 है WBC काउंट, अगर ये काउंट बढ़ जाए, ठीक है, अगर ये नंबर बढ़ जाए, सो इफ WBC काउंट इंक्रीजेस देन नॉर्मल, इफ WBC काउंट इंक्रीजेस देन नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखना, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, ज्यादा नहीं, मॉडरेट अमाउंट अगर बढ़ता है तो ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ने लगा
इनॉर्मसली हाई हो गया, और इनॉर्मसली हाई हुआ तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन के डेवलप होने की वजह से पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। यानी ब्लड कैंसर में WBC काउंट इनॉर्मसली इंक्रीज पाया जाता है। ल्यूकेमिया थोड़ा सा बढ़े तो ल्यूकोसाइटोसिस मॉडरेट अमाउंट। अब थोड़ा सा बढ़ना किसकी वजह से होता है? अगर वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी पे, तो WBC काउंट नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम WBC काउंट्स देखते हैं तो हम बताएंगे कि कौन सी WBC काउंट हम देखेंगे और किस WBC का नंबर बढ़ा है, तो इससे एक सस्पेक्ट किया जाता है कि इसकी बॉडी पे किसका इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया, ये दो कंडीशन है जब WBC काउंट बढ़ जाए। अगर WBC काउंट नॉर्मल से कम हो जाए, इफ WBC काउंट डिक्रीजेज देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया। और ल्यूकोपीनिया किस कंडीशन में होता है भाई? जब हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, जब कोई इम्यूनो डिफिशियंसी होगी, तो HIV की कंडीशन में हो सकता है। HIV की कंडीशन में टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है। अगर किसी के ध्यान में हो, HIV को लेकर आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ा है, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। नॉर्मली जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका नंबर पाया जाता है 900 इंटू 10⁶ पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, 900 इंटू 10⁶ पर लीटर। लेकिन HIV की कंडीशन में ये कम हो जाता है, कितना? 200 इंटू 10⁶ पर लीटर। और ये बात हो रही है किसकी? टी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है। टी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है, जो HIV की कंडीशन में जब हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो पाया जाता है। तो वो भी एक कंडीशन है किसकी? ल्यूकोपीनिया। ठीक है, फिर आते हैं WBC के टाइप्स। टाइप्स की बात करें तो WBC बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दूसरे होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट किसको कहते हैं? ऐसे WBCs जिनके स्ट्रक्चर में, उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या बोला जाए कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो जो कणिका युक्त होते हैं, ग्रेन्युलेटेड होते हैं, जिनमें छोटे छोटे दानेदार जो दिखाई देते हैं, उन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। और जिनमें ऐसे कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उन्हें ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। सो ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो इनमें ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। तो ये दो तरह के। अब ग्रेन्युलोसाइट्स हमें तीन टाइप के मिलते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स हमें दो तरह के मिलते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो हम इनको कुछ डिनोशन भी देते हैं। न्यूट्रोफिल को N से डिनोट किया जाता है, इओसिनोफिल को E से डिनोट किया जाता है, बेसोफिल को B से डिनोट किया जाता है, लिम्फोसाइट को L से डिनोट करते हैं, और मोनोसाइट को M से डिनोट करते हैं। तो ये अलग अलग WBCs के हमें टाइप्स मिलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं ये टाइप्स कौन से हैं और इनके हमें क्या फंक्शन समझ में आते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंस समझ में आती है, क्या ये फंक्शन बॉडी में परफॉर्म कर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार और इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया कि कलर इनका कलरलेस होता है। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसीज का ये अलग से पेज लेके चलते हैं हम लोग। चलिए एक एक डब्ल्यूबीसीज को देखते हैं हम लोग, और डब्ल्यूबीसीज को देखेंगे तो इनका हमें फंक्शन समझ में आएगा कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे ये बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रोफिल्स से। जो सबसे पहली हमारी डब्ल्यूबीसी है, एन डिनोट किया जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एन से डिनोट किया जाता है किसको? न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो इन्हें एक और नाम देते हैं पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ। अब पॉलीमॉर्फ क्यों कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ का मतलब बहुरूपिया, जिसके बहुत सारे रूप हों, और इसीलिए वर्ड दिया जाता है पॉलीमॉर्फ। तो कई बार आप पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसीज को पॉलीमॉर्फ डिनोट करते हैं, और पॉलीमॉर्फ जब बात आएगी तो वो न्यूट्रोफिल्स को लेकर बात आएगी। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एग्जैक्टली हैं क्या कि ये ऐसी सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस जो है ना वो अलग अलग, मतलब न्यूक्लियस का ओरिएंटेशन न्यूक्लियस जैसा प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंस वेरी करती है। तो कैसा न्यूक्लियस होता है ये समझेंगे। सपोज करिए ये सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियस इनमें मल्टी लोब्ड पाया जाता है, मल्टी लोब्ड। ठीक है, कई पालियों में बिखरा होता है। तो सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, तो जब भी आप देखेंगे न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियस में जनरली 3 लोब्स मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। तो 3 to 5 लोब्स पाए जाते हैं किसमें? न्यूट्रोफिल्स में, और यही इसकी पहचान है। और इसके साथ साथ इसमें हमने बोला ग्रेन्यूल्स मिलेंगी, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट है तो ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। और ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा किसका? न्यूट्रोफिल्स का। सो पॉलीमॉर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, 3 लोब्स भी पाए जा सकते हैं, 4 लोब भी पाए जा सकते हैं, 5। ये अलग अलग न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस एक ही है, वो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सभी पार्ट आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए लोब्स बोलते हैं। ठीक है, पूरा एक साथ नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं, या मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इसका अमाउंट कितना होता है टोटल डब्ल्यूबीसी में। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, लगभग 50 से 55% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। पूरे डब्ल्यूबीसी का 50 से 55% अकेले न्यूट्रोफिल्स होती हैं। साइज बात करें तो इनका 7 to 8 म्यूएम मिलता है, 7 to 8 माइक्रोन। और फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका, फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, भक्षण क्रिया जिसको बोलते हैं। और फैगोसाइटोसिस यानी कोई भी फॉरेन सेल या फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो उस पैथोजन को ये इनगल्फ कर जाती हैं, खा जाती हैं, डाइजेस्ट कर जाती हैं। और जनरली जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और हम ब्लड टेस्ट की, अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर और ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अगर डब्ल्यूबीसी यानी हम डीएलसी कराते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, अलग अलग डब्ल्यूबीसी का नंबर हम अमाउंट पता करने की कोशिश करते हैं, तो उसे डीएलसी कहा जाता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट कई अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से एक डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी है।
सो अगर हमने डीएलसी कराया, डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और उसमें न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ है, तो ये सिंबल होगा किसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हमें सिंबल मिलेगा। हम जनरली क्या है, बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तो एक कॉमन मैन की तरह हम इन्फेक्शन को बाहर से पता कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर तो टेस्ट वगैरह करता है, तो डॉक्टर को पता चलता है। लेकिन आप कुछ कॉमन कॉमन ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स का देखेंगे, तो जब भी हमारी तबीयत खराब है तो कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ गले के पास नेक साइड में ऐसे दबाते हैं, और दबाते हैं, चेक करते हैं कि कहीं लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग तो नहीं। हमारी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं इधर गले के पास। तो अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है तो वो हमें छोटी छोटी गठान जैसा दिखेगा, नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें ऑब्जर्व होंगे। और वो जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम उस समय हाइपर एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि बॉडी पर कोई पैथोजन अटैक किया और उसकी वजह से लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग दिख रही है, यानी ये साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है। और एक कंफर्मेशन उससे आता है कि हाँ, किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है बॉडी पे, जिससे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आई है। या हम देखते हैं डॉक्टर मुंह में टॉर्च जला के हमारे टॉन्सिल्स देखते हैं, आ करते हैं, मुंह खोलते हैं और टॉन्सिल्स देखते हैं। तो टॉन्सिल्स में अगर स्वेलिंग है, जिससे कि हमें हमारी गर्दन में, थ्रॉट में जो है पेन फील होता है, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक सिंबल है। तो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होना या टॉन्सिल्स में स्वेलिंग होना, ये सिंबल हो जाता है किसका? बॉडी पर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। और फिर उसमें अगर हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट निकालते हैं और न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ है, तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंफर्मेशन की तरह जाता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा बात करते हैं बी फॉर बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो इनका थोड़ा सा हमें जो अमाउंट मिलता है वो वेरिएबल मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमें बेसोफिल्स दिखती हैं, हालांकि इनका नंबर बहुत कम होता है। जब भी डीएलसी करते हैं तो रेयरली होता है कि हमें कभी बेसोफिल्स मिले, रेयरली, क्योंकि इनका नंबर इतना कम होता है कि कई बार कोई पैथोलॉजिस्ट हो, वो डेली अगर डीएलसी 10-20 बार या 50 बार परफॉर्म करता हो, तो हो सकता है उसे 10-20 साल में एक बार बेसोफिल्स देखने को मिलेगी। इतना इनका नंबर कम होता है, लेस देन 1%। ठीक है, बेसोफिल्स लेस देन 1% इनका नंबर पाया जाता है। जब भी डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं तो कभी नहीं मिलती है। जब भी डीएलसी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, माइक्रोस्कोप में ब्लड की एक स्लाइड बना के उसमें कौन कौन सी सेल्स हैं, कितना कितने एरिया में कितनी सेल्स हैं, उससे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हमें पता चलता है। तो वो इनका बहुत कम है, लेस देन 1%, 1% से भी कम, और रेयरली कभी दिखाई देती हैं बेसोफिल्स। न्यूक्लियस कैसा होता है, पहचानेंगे कैसे बेसोफिल्स है? इनका न्यूक्लियस ऐसा लगता है कि ये अभी अभी डिवाइड करने करने वाला है, लेकिन कभी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस चल रही है और ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये कभी भी डिवाइड नहीं करता। ऐसा ही न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको बोलते हैं इनडिस्टिंक्टली बाइलोब्ड न्यूक्लियस। इनडिस्टिंक्टली बाइलोब्ड न्यूक्लियस,
यानी ये डिवाइड करने करने वाला है लेकिन कभी डिवाइड नहीं करेगा। फंक्शन, फंक्शंस, बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल्स इन्वॉल्व होती हैं बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है इनका फंक्शन, और ये एलर्जी को प्रोड्यूस कराने में, ठीक है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट कराने में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट कराने में इनका फंक्शन देखने को मिलता है इन कोऑर्डिनेशन विथ आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी और मास्ट सेल्स के साथ मिलके, हिस्टामिन, आईजीई एंटीबॉडी, मास्ट सेल्स के साथ मिलके ये एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी साइन को प्रोड्यूस कराते हैं। ये फंक्शन हमें मिलता है किसका? बेसोफिल का। तो बेसोफिल्स produces allergic response in body। अभी एलर्जिक रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस कराते हैं? किसके साथ मिलके? मास्ट सेल्स, हिस्टामिन एंड आईजीई एंटीबॉडी। याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, हम इम्यून सिस्टम में डिस्कस करेंगे। मास्ट सेल्स, हिस्टामिन एंड आईजीई एंटीबॉडी और बेसोफिल्स, ये मिलकर काम करती हैं, और ये चारों मिलकर काम करते हैं क्या करने के लिए? इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव बनाने के लिए। इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये एलर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी में एलर्जी इन्हीं की वजह से डेवलप होती है। तो ये न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। और ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स आर, या कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जी से रिलेटेड है? तो आईजीई एंटीबॉडी, इसको ध्यान में रखना। ये वहां भी डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, यहां भी इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चारों का रिलेशन एक साथ, ये चारों एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं एलर्जी या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कराने के लिए। एक और पॉइंट आ रहा होगा दिमाग में कि ये एलर्जी क्या होती है या इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो 2 मिनट में आपसे लूंगा इसको समझाने के लिए। देखिए, बॉडी पर जब भी कोई बाहर से आने वाला कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा फैक्टर, हम बोल सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि एलर्जी सब्सटेंस की वजह से होती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाए, अति संवेदनशील हो जाए, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स देने लगे, तो उसे बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, अलग अलग चीजों से लोगों को एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को किसी फूड से होती है, किसी को धूप से होती है, किसी को कोल्ड से होती है, किसी को पॉलन ग्रेन से होती है, किसी को मिल्क से होती है, किसी को एग से होती है। अलग अलग तरह से एलर्जी, किसी को किसी केमिकल या ड्रग्स या मेडिसिन से एलर्जी होती है, जैसे पेनिसिलिन से भी कुछ लोगों में एलर्जी डेवलप होती है। तो जो भी सब्सटेंस हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रहा है वो एलर्जेन कहलाता है, और हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी में अलग अलग तरह से देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है एस्थमा। एस्थमा भी एक एग्जांपल है किसका? एलर्जी बॉडी रिस्पॉन्स देता है, और बॉडी की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, ब्रोंक्यूल्स जो हैं, उनकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, जिससे एयर पैसेज का ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है, एंड डिफिकल्टी इन एक्सपिरेशन होता है। याद रखना, अस्थमा जो है एलर्जी का एक एग्जांपल, आया हुआ क्वेश्चन है ये। डिफिकल्टी इन एक्सपिरेशन, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, सांस छोड़ने में दिक्कत होती। और जो भी पर्सन होता है उस एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से जब भी वो सांस छोड़ता है तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। वीजिंग, जैसे सीटी बजने जैसी आवाज आती है सांस छोड़ने पर। ठीक है, विस्लिंग, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ऑन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब भी एक्सपिरेशन करता है।
एलर्जिक रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो गया किसी भी एक्सटर्नल एक्शन की वजह से जब बॉडी कोई लोकल रिस्पॉन्स शो करे। ये हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, ये लोकल रिस्पॉन्स है। बॉडी के किसी एक छोटे पार्ट में, किसी एक पार्ट में रिस्पॉन्स शो करे तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने मेरी कोई पुरानी वीडियो इन्फ्लेमेशन की अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ भी उसको समझाता हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। सपोज करिए हमारी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल एक्शन हुआ। एक्सटर्नल एक्शन कुछ भी हो सकता है जो हार्मफुल हो। जैसे सपोज करिए मच्छर ने ही काट लिया, मच्छर ने काटा और हमने उसको खुजला दिया, खुजली हुई, अपन ने 2-4 बार उसको खुजला दिया, तो क्या हो जाएगा भाई? वहां पे कुछ हमें लोकल रिस्पॉन्स दिखाई देगा, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ऐसा कुछ लोकल रिस्पॉन्स दिखाई देगा। यही क्या है? इन्फ्लेमेशन है। ये लोकल रिस्पॉन्स है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा करेंगे कि कोई हमारा पड़ोसी, ऐसा करना मत, मैं बता रहा हूं, कोई हमारा पड़ोसी या कोई फ्रेंड हो जिससे अपनी नहीं पटती हो, उसको बुलाए, किसी दिन कुछ बहस वहस हुई और हमने एक जो है तमाचा खींच के पूरी ताकत से उसको जड़ दिया। कहाँ जड़ेंगे भाई? कान के नीचे, कनपट्टी पे पूरी ताकत, जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा के एक जड़ दिया। ये क्या हो गया? ये लोकल ये एक्शन हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एक्शन हो गया जो अपन ने जड़ा। अब उसकी वजह से क्या होगा उसकी बॉडी पर? तो जड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बवाल होगा। बवाल तो बाद में होगा, उससे पहले क्या होगा? जड़ दिया हमने तो उसकी बॉडी जो है लोकल रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। लोकल रिस्पॉन्स क्या देखेंगे हम? फिर वहां पे हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी। क्या देखेंगे भाई? लाल हो गया है, हाँ भाई लाल हो गया है, रेडनेस आ गई, चलो। स्वेलिंग हो गई, हाँ भाई स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग भी हो गई। कान गरम लग रहा है, गरम गरम फील हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है। दर्द भी हो रहा है, हाँ भाई दर्द भी हो रहा है। आप लोगों में से जिसको भी बचपन में अगर ढंग से एक आध पढ़ी होगी तो आप उस नॉस्टैल्जिया को फील करोगे, ठीक है। उस अपनी मेमोरी में जाके याद करो कि गर्म फील होता था, मुझे भी पड़ी है, ठीक है, जब हम छोटे थे। तो पड़ती है, स्वाभाविक है। तो वो फील जो होता था ना, वही इन्फ्लेमेशन है। रेडनेस, स्वेलिंग, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, पेन। और अगर हम ध्यान दें कि अगर हम उसको बोलें, जो हमारा दोस्त था अब तो रहा नहीं, उसको तो अपन ने जड़ दिया, तो उस दोस्त को अगर हम बोले भाई चने खा के दिखा उधर से, मुझे एक और साइन को पढ़ना है, 4 तो हमने पढ़ लिए, एक और साइन पढ़ना है, तो जिधर उसको पढ़ी उधर से वो चने वगैरह कुछ नहीं खा पाएगा, यानी उस उधर का फंक्शन भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, राइज इन टेम्परेचर और लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों का रिस्पॉन्स है, और यही 5 रिस्पॉन्स हमें इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहां भी बॉडी में ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है वो क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी शो कर रही है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या बताता है? कि बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, चाहे वो लोकल हो रहा है या जनरल हो रहा है, लेकिन वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें फीवर वगैरह भी आता है, दर्द होता है, टांग टूट जाए तो दर्द होता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो दर्द होता है। क्यों होता है? वो बताता है कि पैर के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर दर्द नहीं हो तो टांग टूट गई, दर्द नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं, टूटी टांग लेके घूमेंगे, है ना, फिर वो टांग कभी सही नहीं होगी। तो दर्द होना जरूरी है, क्योंकि वो दर्द ही बताएगा कि हमारे टांग के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, स्वेलिंग आएगी। और टूटी टांग के साथ हम दौड़ नहीं पाएंगे तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो जब तक ये उसे हील करना होगा, आराम चाहिए, तो प्लास्टर लगा देते हैं कि मोबिलिटी बंद हो, मूवमेंट ना हो। इमोबाइल होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, तो वो धीरे धीरे हील करेगा, बाकी इसके साइन कम हो जाएंगे और वो पर्सन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमें मिलता है किसमें? इन्फ्लेमेशन। और किसकी वजह से होता है? बेसोफिल्स की वजह से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो
तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो दूसरे टॉपिक्स के अगर रिलेटेड है कुछ पॉइंट तो उनको भी हम यहीं पर डिस्कस करते चले। चलिए थर्ड देखते हैं, इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जिसको ई से डिनोट किया जाता है। इयोसिनोफिल्स की बात करेंगे तो ये बड़ा ही आराम से इसको देखकर हम समझ पाएंगे कि ये कैसा दिख रहा है। इसका न्यूक्लियस हमें हेडफोन शेप का दिखाई देता है, ठीक है। बाइलोब्ड है लेकिन हेडफोन शेप न्यूक्लियस दिखाई देता है। और ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। तो ये हो जाता है क्या, इयोसिनोफिल्स। सो बाइलोब न्यूक्लियस और साइज भी इसका मिलता है हमें कितना, वही 8 माइक्रोन के आसपास। अमाउंट की जब हम बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 to 5%, ठीक है, 3 to 5%। और फंक्शन की बात करेंगे, इयोसिनोफिल ब्लड में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये बेसोफिल के अपोजिट काम करता है, ठीक है। बेसोफिल के अपोजिट वो एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, ये एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है। एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रिमूवल पे काम करता है, ठीक है। तो ये इसका हमें फंक्शन मिलता है क्या, रिड्यूसेस एलर्जी एंड इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इन्फ्लेमेटरी एक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको निर्विषीकरण बोलते हैं। बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी हैं उनको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इयोसिनोफिल्स ये 3 हो गए क्या, ग्रेन्युलोसाइट्स। फिर आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हम बात करें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स डिनोटेड बाय एल एंड मोनोसाइट्स डिनोटेड बाय एम। डायग्राम हम देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स जनरली दो तरह की होती हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट, एक स्मॉल लिम्फोसाइट। यानी कुछ लिम्फोसाइट्स हमें मिलती है जिनका साइज बड़ा मिलता है, कुछ ऐसी लिम्फोसाइट्स मिलती है जिनका साइज हमें छोटा मिलता है। तो ये 8 माइक्रोन से लेके 16 माइक्रोन तक पाई जा सकती है, 8 म्यूएम टू 16 म्यूएम। और फंक्शन क्या होता है भाई, ये इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं, इम्यूनिटी परफॉर्म करती हैं। और जनरली जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो इनका नंबर बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो अगर डीएलसी में लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ है तो वो एक सिंबल होता है किसका, वायरल इन्फेक्शन का, ठीक है। तो इम्यूनिटी में ये परफॉर्म करती हैं और नंबर हमें बढ़ा हुआ मिलता है कब, वायरल इन्फेक्शन। अब लिम्फोसाइट्स कई तरह की हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर टी लिम्फोसाइट्स भी किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल्स। फिर बी लिम्फोसाइट्स भी हो जाती हैं मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा बी सेल्स। फिर वो प्लाज्मा बी सेल्स जो हैं एंटीबॉडीज बनाती हैं और सब मिलकर इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो जनरली अगर डीएलसी में हमें लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ मिले यानी वो बात हो रही किसके, वायरल इन्फेक्शन की बात हो रही बॉडी पे। मोनोसाइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी।
लार्जेस्ट WBC, लगभग 20 μm साइज इसका पाया जाता है। अमाउंट इसका थोड़ा सा कम मिलता है, कितना मिलता है, हमें ये मिलती हैं 8 to 11%। ठीक है, 8 से लेके 11% तक हमें मिलती हैं मोनोसाइट्स। और अगर इसके बारे में जाए इनके फंक्शन को लेकर, तो इनका फंक्शन हमें मिलता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस हमें न्यूट्रोफिल्स का भी फंक्शन मिला था। तो यानी ब्लड में दो सेल्स ऐसी हैं जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, एक न्यूट्रोफिल्स और एक मोनोसाइट्स। अब पूछेगा कि मेन कौन है भाई, इन दोनों सेल्स में से मेन फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल कौन है, तो वो है मोनोसाइट। भले ही इनका नंबर कम है, इनका अमाउंट कम है, बट दे आर मेन फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट इन ब्लड। ये पॉइंट याद रखना, मेन फैगोसाइटिक सेल इन ब्लड, ब्लड में पाई जाने वाली मेन फैगोसाइटिक सेल है। इसकी पहचान कैसे होती है, इसका हमें न्यूक्लियस जो मिलता है वो हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस मिलता है। हॉर्स शू शेप बोल सकते हैं, या हम बीन शेप या किडनी शेप का न्यूक्लियस बोल सकते हैं, यू शेप का न्यूक्लियस बोल सकते हैं। हॉर्स शू शेप या यू शेप या किडनी शेप का हमें इसका न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सबसे बड़ी WBCs होती हैं, और इसीलिए जब भी ब्लड में मैक्रोफेजेस की बात आती है, तो मैक्रोफेजेस में ब्लड के बारे में जब पूछा जाता है तो मोनोसाइट्स का नाम लिया जाता है, न्यूट्रोफिल्स का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि यही वो सेल्स हैं जिनका साइज भी ज्यादा है, और ये मेन फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाली सेल्स हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोनों सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, लेकिन मेन कहा जाता है किसको, मोनोसाइट्स। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ WBCs ओवर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं अगली ब्लड सेल्स जिसे हम बोल रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इसको कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। और स्मॉलेस्ट क्यों होती हैं, क्योंकि सबसे छोटी होती हैं, साइज लगभग 1 माइक्रोन के आसपास पाया जाता है। और अगर इनके हम शेप की बात करें तो इररेगुलर शेप की होती हैं, ऐसा कोई फिक्स इनका शेप होता नहीं है, इररेगुलर शेप बोल सकते हैं। जैसे अगर आप कोई पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके उसको, आप कोई भी एक टुकड़ा उठा लीजिए, अब जो भी एक टुकड़ा आप उठाएंगे वैसा शेप मान लीजिए किसका है, प्लेटलेट्स का। लेकिन वेरिएशन कहाँ आता है, वेरिएशन आता है इनके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस को लेकर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इनमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है, एकदम पॉइंट के जैसा, पॉइंट के जैसा। इतना छोटा न्यूक्लियस है कि कुछ लोग उसे न्यूक्लियस मानते ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो इनमें न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पॉइंट शेप न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस को हम पिक्नोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन वो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, पिक्नोटिक न्यूक्लियस, और यही बात आप भी मानेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा मिले ऑप्शन कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो बहुत से जो है कई जगहों पर ये बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कि आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत छोटा न्यूक्लियस
पॉइंट शेप न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे पिक्नोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। और इसीलिए जब बात आती है कि बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहां केवल आरबीसी की बात आती है। ठीक है, और वो भी मैच्योर आरबीसी की बात आती है, बॉडी में मैच्योर आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हमारी बॉडी में लिविंग सेल, प्लांट्स में जब बात आती है तो सीव सेल्स की बात आती है या सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात आती है। तो वहां पर सीव सेल्स या सीव ट्यूब सेल्स होती हैं प्लांट्स में जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यहाँ पर आरबीसी। प्लेटलेट्स में हमें पिक्नोटिक न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर बात आती है इनके नंबर की। तो इनके काउंट की बात करें तो 1.5 लाख टू 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। तो 1.5 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इनका नंबर पाया जाता है। अगर इनका नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इंक्रीजेज, अगर ये नंबर बढ़ गया तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर नॉर्मल से कम हो गया तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किसका काउंट? प्लेटलेट्स का। इनका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन करने के लिए कुछ सेल्स पाई जाती हैं। तो फॉर्मेशन इन बोन मैरो, और वहां पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स होती हैं जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। और प्लेटलेट्स का ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है, ये काफी बड़ी सेल्स होती हैं। इनका साइज लगभग 300 म्यूएम, 300 माइक्रोन तक पाया जाता है। ठीक है, बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। फंक्शन क्या हमें मिलता है इसका? फंक्शन, फंक्शन ये अपना परफॉर्म करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। जब हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग तो इनका फंक्शन समझेंगे। ये एक्चुअली नॉर्मली ये इनएक्टिव होती हैं, जब ये एक्टिवेट होती हैं तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं और ब्लड क्लॉटिंग परफॉर्म करती हैं। सो ब्लड क्लॉटिंग ऑन एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेट होती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग परफॉर्म कराती हैं। ये इनका हमें फंक्शन मिलता है किसका? प्लेटलेट्स का। नोट कर लीजिए। तो यहां हमारा जो ब्लड सेल्स है या ब्लड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्लाज्मा और उनके जो कंपोनेंट्स को देखा। क्लॉटिंग वाला पोर्शन हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा कुछ जब कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कुछ कंडीशंस, और थोड़ा आगे जब टॉपिक में बढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे इस प्रोसेस को जो है ब्लड क्लॉटिंग। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं इसका अगला कंपोनेंट, और इस अगले कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं कि ब्लड वेसल्स। जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, एक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो देखते हैं उनको, नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स, they are those tubular structures which carry blood to various parts of body, to organ and to various tissues present inside organ। यानी ये वो ट्यूब्स होती हैं, ये वो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाती हैं जहां भी ब्लड की जरूरत होती। और ये हमें क्लोज्ड सर्कुलेशन में ही मिलती हैं ब्लड वेसल्स, और 3 टाइप की पाई जाती हैं। ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हम इनको जब डिस्कस करेंगे तो इनके प्रेजेंस और इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन ज्यादा होगा। फंक्शन को लेकर कोई ज्यादा इनमें डिस्कशन है नहीं, लेकिन बस स्ट्रक्चर और इनके जो मॉडिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्टरीज को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जब भी आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसकी वजह से हम आसानी से पहचान पाए। तो कभी भी आप बुक या कोई डायग्राम अगर सर्कुलेशन से रिलेटेड देखेंगे तो वहां पे आर्टरीज आपको रेड कलर से दिखेंगी। ठीक है, तो आर्टरीज के बारे में खास बात है कि जब हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी हमें वॉल काफी थिक दिखेगी, मोटी वॉल पाई जाती है। और कुछ पॉइंट और मैं लेबल कर लूं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें आर्टरीज का स्ट्रक्चर दिखता है। आर्टरीज की हम बात करें तो हमें इसकी वॉल काफी थिक मिलती है। इसका जो ल्यूमेन है, अंदर जो ल्यूमेन दिख रहा है वो ल्यूमेन काफी नैरो मिलता है। सो नैरो ल्यूमेन एंड थिक वॉल। और ऐसा क्यों होता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। इसकी वॉल की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर जिसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर जिसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। तो आउटर लेयर नोट करते हैं, आउटर लेयर जिसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल लेयर जिसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर जिसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। और ट्यूनिका इंटीमा जो इनर लेयर है
वो तो मल्टी लेयर्ड है। उसकी सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, जो ल्यूमेन की लाइनिंग बनाती है, यानी ल्यूमेन इनकी वॉल की इनर लेयर बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, ठीक है। ये बात हो जाती है किसकी? आर्टरी की। आर्टरी में जो है वॉल थिक है, क्योंकि इसमें ट्यूनिका जो है मीडिया वो थिक होती है, क्योंकि इसमें मसल्स पाई जाती है। और थिक मसल लेयर होने की वजह से ही ये हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर पाती, ठीक है। जितनी ज्यादा वॉल मोटी होगी उतना ये हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर पाएंगी, और इसीलिए आर्टरीज में थिक ट्यूनिका मीडिया पाई जाती है, वॉल थिक होती है, नैरो ल्यूमेन होता है। और ल्यूमेन इज लाइंड बाई एंडोथीलियम। तो ल्यूमेन की जो कवरिंग है वो कौन बनाता है? एंडोथीलियम बनाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। ये हो गई किसकी बात? आर्टरी की बात हो गई। इसको ध्यान में रखना है अपने को। फिर बात आ जाएगी वेन की। वेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट कैसा है ये हम देखेंगे। वेन की जो वॉल है वो थिन होती है, और ल्यूमेन जो है वो वाइड होता है। ठीक है, तो ल्यूमेन वाइड है, वॉल बहुत ही थिन है। इसमें भी तीनों लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। बट डिफरेंस आता है कि ये तीनों लेयर जो है बहुत थिन होती हैं, और अंदर इसमें भी एंडोथीलियम पाए जाते हैं। तो लेबलिंग को लेकर कोई डिफरेंस है नहीं, और इसलिए हम लेबलिंग इसकी अलग से ना करके किसके साथ? आर्टरीज के साथ ही लेबलिंग कराएंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, और सबसे अंदर इसमें भी एंडोथीलियम पाई जाती। लेकिन डिफरेंस यहां पर एक और आता है, इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। ल्यूमेन के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं, और वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो ब्लड वापस जाने लगता है। तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए इनमें वॉल्व पाए जाते हैं, यूनी डायरेक्शनल वॉल्व होते हैं। कुछ इनका स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलता है। सपोज करिए ये एक वेन है, जिस वेन का मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये वेन की वॉल है, और इसकी वॉल में हमें वॉल्व मिलते हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन की तरफ हो, और जब भी लो प्रेशर हो
तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रेजिस्ट करते हैं। कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। कैपिलरीज में केवल और केवल एंडोथीलियम पाई जाती है, इसमें कोई और हमें लेयर देखने को नहीं मिलती। सो कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ ओनली एंडोथीलियम। ठीक है, उम्मीद है तीनों का डायग्राम आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। अब डिफरेंसेस देखते हैं और डिफरेंसेस को ध्यान में रखना आपने। सारे डिफरेंसेस हम यहाँ लिखेंगे नहीं, डिफरेंसेस को आप ध्यान में रखेंगे और उनको आप नोट करेंगे। सो सबसे पहली बात, आर्टरीज। आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, वेन्स हैव थिन वॉल एंड वाइड ल्यूमेन। इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है और अंदर का ल्यूमेन जो है वो बड़ा होता है। आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। कितने हाई प्रेशर से फ्लो करता है? लगभग 120 से 125 mmHg। ये नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, 120 से 125 mmHg तक का प्रेशर हमें आर्टरीज में मिलता है नॉर्मली। वेन्स में हमें हार्डली 8 to 10 mmHg का प्रेशर मिलता है। 8 to 10 mmHg, यानी उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और कितना है? 5, 2, और मैंने बोला कि नेगेटिव में भी हो जाता है, ब्लड वापस जाने लगता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है टू अवॉइड बैकफ्लो। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, वेन्स ब्लड को हार्ट के पास ले जाती हैं। आर्टरीज में मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, केवल एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दो, और वेन में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, केवल एक पल्मोनरी वेन को छोड़ दो। ठीक है, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको छोड़ दो? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दो। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और इसका अपोजिट है वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, किसको छोड़ दो? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देखेंगे, क्योंकि आर्टरी और वेन का ध्यान से सुनना, आर्टरी और वेन का ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से कोई लेना देना नहीं, इनका लेना देना है प्रेशर से। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां आर्टरी होगी, चाहे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चाहे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो। इस बात को ध्यान में रखोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां प्रेशर कम होगा वहां वेन होगी, चाहे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो या वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। फिर बात आती है कि इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है। तो आर्टरीज जो है वो बॉडी में अंदर की तरफ होती हैं, डीप सीटेड, क्योंकि ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है और कई बार हाइपरटेंशन की सिचुएशन में ब्लड का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आर्टरीज रप्चर ना करें, उसके लिए क्या होता है, आर्टरीज जनरली बॉडी में अंदर की तरफ होती हैं और मसल्स और दूसरे जो बोन और दूसरे जो सराउंडिंग टिश्यू हैं वो आर्टरीज को सपोर्ट देते हैं कि भाई अंदर रहेगी, हाई प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर को रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन से टिश्यू? जो भी सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, चाहे वो मसल्स हो गई चाहे बोन हो गई। वेन ऐसा नहीं है, वेन जो है सुपरफिशियल पाई जाती है, ऊपर की तरफ पाई जाती है, क्योंकि उसे किसी ऐसे सपोर्ट की जरूरत है नहीं, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी बहुत लो प्रेशर से फ्लो कर रहा है। तो आर्टरीज जो है डीप सीटेड है, डीप सीटेड है, और वेन जो है सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो जो इंजेक्शन वगैरह अगर लगाया जाता है तो वो किस में लगाया जाता है? वेन में, और इसलिए इंजेक्शन को इंट्रावीनस कहा जाता है, क्योंकि वो वेन में लगाया जाता है। इंट्रावीनस, जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या ड्रिप चढ़ाई जाती है या नॉर्मल सलाइन देते हैं तो वो किससे देते हैं? वेन में देते हैं, आर्टरीज में नहीं देंगे। आर्टरीज में अगर लगा दिया ना तो वापस ब्लड जो है ना वो उस बॉटल में भरने लगेगा, इतना हाई प्रेशर होता है। ठीक है, बॉटल से अंदर नहीं जाएगा, वापस ब्लड इधर से बॉटल में ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा।
हाई प्रेशर होता है, ठीक है, किसमें, आर्टरीज में। और आर्टरीज को हम जनरली बॉडी में कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हम आर्टरीज को पैल्पेट कर सकते हैं, यानी आर्टरीज को फील कर सकते हैं। आप जनरली अपने नेक रीजन में अपना जो गर्दन है यहां पर अगर उंगली रख के अंदर की तरफ दबाएंगे तो आपको जो है पल्स फील होगी। और ये हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, लेफ्ट और राइट कैरोटिड आर्टरी होती हैं जो नेक रीजन में पाई जाती हैं। आप ये कर भी सकते हो, 2 उंगलियां लो, ऐसा पूरा हाथ मत लगाना, 2 उंगली लो ऐसे, और नेक में जहां पर ये डिप्रेशन दिखेगा इस डिप्रेशन में उंगली रखो और थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाओ, ठीक है। आपको ये प्रेशर फील होगा, वो पल्स फील होगा जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो हर जगह पे आर्टरीज को हम लोकेट नहीं कर सकते, कुछ ही ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर हम आर्टरी को पैल्पेट कर पाते हैं। अभी हमने जो किया वो कौन सी आर्टरी थी, कैरोटिड आर्टरी थी। ये कैरोटिड आर्टरी हार्ट से, आवर्टा से डायरेक्टली निकलती है और ब्लड को सीधे कहां ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। तो लेफ्ट से लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट से राइट कैरोटिड आर्टरी लेके जाती है, ध्यान में रखना है। वेन तो सुपरफिशियल है और हमने बताया ये लो प्रेशर से लेकर कैरी करते हैं, इनमें ये हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैपिलरीज, कैपिलरीज का काम क्या है, कैपिलरीज एक्चुअली क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करती हैं। कैपिलरीज ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं। अगर आपको कॉमनली कैपिलरीज को देखना हो तो अपनी कांच के सामने खड़े होकर अपनी आंखों के जो व्हाइट पार्ट है, हमारी आंखों का जो व्हाइट पार्ट है जिसे बोलते हैं नॉन पैल्पेबल कंजक्टाइवा, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन पैल्पेबल कंजक्टाइवा। उसको अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें पतली पतली ब्लड वेसल्स दिखेंगी, और वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, कैपिलरीज। कई बार हम आंखों को रगड़ देते हैं या कुछ आंखों में चला जाता है तो इन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, वो भी एक इन्फ्लेमेशन होता है। और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो हमें वहां पर रेडनेस देखने को मिलती है, जो आंखें जो लाल हो जाती है ना, बोलते लाल आंखें करके हमें घूर रहा था। तो क्यों घूर रहा था, क्योंकि उसकी कैपिलरीज में उसने अपने ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया था, ठीक है। अब वो लाल आंखें किसकी वजह से, उसने रगड़ दिया था या कुछ इंसेक्ट वगैरह चला गया था, जो भी रीजन हो, ये एक मतलब इंडिकेशन दिया जाता है कि लाल आंखों से घूरना मतलब गुस्से से घूरना। और लाल आंखें क्यों होती हैं, जब हमारे नॉन पैल्पेबल कंजक्टाइवा की कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है एज ए साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है लाल आंखों से घूरना। तो ये होती है कि कैपिलरीज ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको, कैसे कनेक्ट करती हैं और कैसे ये, सपोज करिए हम एक यहां पर ऑर्गन बना रहे हैं कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ये एक ऑर्गन है, ज्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन में आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेके आ रही हैं। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। वेन यहां से ब्लड लेके जा रही है, इस ऑर्गन के से ब्लड लेके जा रही, कौन, वेन। अब ये आर्टरी और वेन्स कनेक्टेड कैसे होंगी, तो इनके लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये ऑर्गन या टिश्यू के अंदर ये आर्टरीज जो हैं ये डिवाइड कर जाएंगी, ये डिवाइड कर जाएंगी, इनकी कई ब्रांचेस बनेंगी, उन ब्रांचेस को हम आर्टीरियोल बोलते हैं। फिर आर्टीरियोल्स की और ब्रांचेस बनेंगी जिन्हें हम कैपिलरीज बोलेंगे। तो ये डिवाइड कर जाएंगी और डिवाइड करने के बाद इस पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेंगी। और ब्लड सप्लाई करने के बाद गैस एक्सचेंज तो होगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे टिश्यूज को, सेल्स को, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या बन जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, गैस एक्सचेंज हुआ, सप्लाई हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के ये वेन से निकल गया। तो ये जो ब्लड वेसल्स हमें यहां अंदर दिख रही हैं ये हैं कैपिलरीज।
तो ये ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं और आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है, आर्टरीज आती हैं, डिवाइड होती हैं आर्टीरियोल, फिर कैपिलरीज, फिर छोटी वेन्स बनती हैं जिन्हें वेन्यूल्स बोला जाता है, और वेन्यूल्स फिर मिलकर बड़ी वेन बनती है। तो आर्टरीज, आर्टीरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल और फिर वेन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का जो कनेक्शन है इसे एनास्टमोसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्शन है इसे बोलते हैं एनास्टमोसिस। तो कैपिलरीज फॉर्म एनास्टमोसिस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, तो ये आर्टरी है और ये वेन है, इनका फ्लो पाया जाता है ऑर्गन के अंदर, कैपिलरीज देखने को मिलती। नोट डाउन कर लीजिए, यहां हमारी ब्लड वेसल्स कंप्लीट होती। फिर अलग अलग टाइप्स की ब्लड वेसल्स बॉडी में, अलग अलग आर्टरी और अलग अलग वेन है, वो हम अपने सर्कुलेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि कौन कौन सी आर्टरीज, कौन सी आर्टरी किस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है और कौन सी वेन किस ऑर्गन से ब्लड लेके आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला हमारा जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट को डिस्कस करने से पहले इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करने आता ही होगा, तो कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा और ये 2 बार बनाना है। ठीक है, तो 2 बार बनाने से बढ़िया मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इनकी लेबलिंग कर लेंगे। ठीक है, सभी को ये 2 बार बनाना है भाई, ध्यान में रखना। 2 बार बनाना है, क्यों? क्योंकि बिना 2 बार बने हम इसके स्ट्रक्चर को और इसकी लेबलिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले लेबलिंग देखते हैं। हमें 4 चैम्बर्स मिलते हैं। कौन कौन से 4 चैम्बर हैं? थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। चलो, ये में मिलता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। उसके नीचे हमें दूसरा चैम्बर मिलता है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्व दिख रहा है। ये जो रेड कलर से मार्क किया है ये वॉल्व है जिन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व।
बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर ऊपर ये अorta, अorta की दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं असेंडिंग अorta, और एक पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग अorta। तो दो पार्ट याद रखना, असेंडिंग अorta और डिसेंडिंग अorta। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर के हमें कुछ वॉल्व दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व, ये सेमील्यूनर वॉल्व वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में पाए जाते हैं। ग्रीन कलर से हमने मार्क किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हमें राइट साइड में मिलता है राइट एट्रियम, नीचे चैम्बर राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दो चैम्बर हो गए। इनके बीच में वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर ऊपर ये ग्रीन कलर की हमें ब्लड वेसल दिख रही है जो है पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता कहाँ है? पल्मोनरी आर्टरी में। हम अगले डायग्राम में देखेंगे, जो हमने बोला कि दो बार बनाना है डायग्राम। तो इनके बीच में वॉल्व हमें मिलता है, यहाँ पर एक और ग्रीन कलर का वॉल्व बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम सेमील्यूनर वॉल्व। ये भी क्या है? सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व। फिर हमें यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, 4 के नंबर में है। ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और यहाँ में ब्लू कलर की ब्लड वेसल दिख रही है ऊपर और नीचे की तरफ। ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। फिर हम यहाँ पर कुछ हमें येलो कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं कॉर्डा टेंडेने। ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं कॉर्डे टेंडेने। ठीक है, ये कहाँ अटैच होते हैं? ये वेंट्रिकल की वॉल में अटैच होते हैं, और वहां पर जो स्ट्रक्चर जहां पर ये अटैच होते हैं उसे पेपिलरी पैड कहा जाता है। तो दीज आर पेपिलरी पैड, पेपिलरी पैड। पेपिलरी पैड पर ये कॉर्डा टेंडेने अटैच होते हैं, और पेपिलरी पैड में स्पेशल मसल्स होती हैं जिन्हें पेपिलरी मसल्स कहते हैं। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलता है किसका? हार्ट का। और डिटेल इनकी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद इनकी लेबलिंग कर लीजिए। और हमने बोला है 2 बार ये डायग्राम ड्रॉ करना है, एक बार लेबल करना है, एक बार लेबल नहीं करना। ठीक है, एक बार लेबलिंग करनी है, एक बार लेबलिंग नहीं करनी है। तो ये 4 चैम्बर्स का स्ट्रक्चर जो है हमारे हार्ट में देखने को मिलता है। फिर बाकी और भी बहुत से इसके हमें पार्ट दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो दोनों ऑरिकल के बीच में ये जो वॉल दिख रही है इसे इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इसे इंट्रा वेंट्रिकुलर या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ऊपर वाला इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, नीचे वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो नीचे का पार्ट है इसे एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी फिर हार्ट की प्रेजेंस और उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप ड्रॉ करके लेबल कर लीजिए।